Hello everyone. Today we are going to start a new topic of chapter Theory of Demand. Some topics we had already discussed in our last lecture. We are discussing about the topic which is related with the law of demand. It means we were discussing about the topic law of demand. And after that we were discussing about the assumptions of law of demand. So now our today's topic is started with the same portion which is remaining from law of demand, and that one is exceptions to the law of demand. It means कुछ ऐसे areas भी हैं जहाँ पे law of demand apply नहीं होता है. Law of demand states that when price rises, जब price बढ़ता है, then demand decreases. तो demand क्या हो जाती है? कम हो जाती है. And जब price आपका कम होता है तो आपकी demand क्या हो जाती है? Increase हो जाती है. Generally law of demand ये बोलता है. बट इन केस ऑफ एक्सेप्शंस मीन्स जो जहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, उन केसेस में ये सिस्टम नहीं आएगा. उस केस में क्या होगा? प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, प्राइस कम है तो डिमांड भी कम होगी. अब कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे चीज़ें महंगी होंगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे? वही आपके किस में आ जाएंगी? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जिस केस में लॉ ऑफ डिमांड आप यूज़ नहीं कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक exceptions to the law of demand. Exceptions to the law of demand. जनरल जो क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो आपका इनवर्स होता है. बट इस केस में जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाएगा. क्या रीजन होगा देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस ये वो गुड्स हैं जहाँ पे डिमांड है इसीलिए क्रिएट हो रही है बिकॉज उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं. फॉर एग्जाम्पल डायमंड है. डायमंड के प्राइसेस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो हम उसे क्यों परचेज करेंगे? क्योंकि डायमंड तो प्रेस्टीज का साइन है. आप इसीलिए उसको परचेज करते हो ताकि आप दूसरों से डिफरेंट खुद को शो कर सको. अब जब प्राइसेस ही डाउन हो जाएंगे तो उसका क्या यूज होगा? इट मीन्स प्राइस कम होने पे डायमंड की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम. प्राइस ज्यादा है इसीलिए डिमांड क्रिएट हो रही है. सो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा. जब आप आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस के लिए आ जाते हो तो वो महंगी हैं चीज़ें इसलिए आप परचेज करते हो. सस्ती होंगी तो आप उन्हें परचेज करना बंद कर दोगे. एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं. जो कॉस्टली या हम कहते हैं एक्सपेंसिव जो पेंटिंग्स आती हैं उनको हम क्यों परचेज करते हैं? बिकॉज उनके प्राइजेस ज़्यादा हैं और हम उसे इसलिए परचेज कर रहे हैं ताकि हम दूसरों से डिफरेंट दिखा सकें खुद को. इट मीन्स इस केस में भी क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर आपके प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. सो इस तरह के एग्जांपल्स किसका पार्ट होंगे? द केसेस इन विच एक्सेप्शंस, दीज आर एक्सेप्शंस, और वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट फॉलोड और अप्लाइड, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है. सो फर्स्ट केस हो गया आपका आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, जब आप सोसाइटी से खुद को डिफरेंट दिखाने के लिए इन चीज़ों को परचेज करते हो. सेकेंड आता है हमारे पास गिवन गुड्स. ये भी आपके एक्सेप्शन है. गिवन गुड्स के केस में भी सेम चीज़ होती है. जब प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जब इनके प्राइस कम होते हैं तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है. अब गिवन गुड्स हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? ये होती हैं आपकी लो क्वालिटी गुड्स. मीन्स इनको आप क्यों परचेज कर रहे हो? क्योंकि आपकी इनकम बहुत ही कम है इसलिए आप इन चीज़ों को परचेज करते हो. तो जिस केस में इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो हम बेटर ही परचेज कर लेंगे. हम लो क्वालिटी गुड्स को क्यों परचेज करेंगे? तो इनके प्राइसेस बढ़ने पे इनकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. इसका रीज़न क्या होगा? जब हम इन चीज़ों को परचेज करते हैं तो इसके ऊपर हमारा इनकम फैक्टर भी आता है.
लो क्वालिटी गुड्स को आप प्राइजेस ज़्यादा होने पे ज़्यादा खरीदते हो और कम होने पे कम खरीदते हो। इसका रीज़न है कि जब प्राइजेस ज़्यादा होंगे इट मीन्स जो इंफीरियर गुड्स हैं उन्हीं के प्राइस अगर ज़्यादा हो गए हैं इट मीन्स नॉर्मल गुड्स तो आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे, इनके प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे, तो आप ये तो परचेज ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें किस पे रहना पड़ेगा, लो क्वालिटी गुड्स पे। और यही रीज़न है कि इनके प्राइस बढ़ने पे इनकी डिमांड भी इंक्रीज करनी होती है। सेम सिचुएशन में अगर इनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, इन गुड्स के प्राइस अगर कम होते हैं तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। जब इनके प्राइस गिरेंगे इट मीन्स कुछ चेंज आएगा नॉर्मल गुड्स में भी, तो हम इसे परचेज करने की बजाय किसकी डिमांड क्रिएट कर देंगे, नॉर्मल गुड्स की। सो इट मीन्स यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा है, बिकॉज जनरली प्राइस कम होने पर डिमांड ज़्यादा होती है। बट गिवन गुड्स लो क्वालिटी गुड्स हैं तो इस केस में प्राइसेस कम होने पर भी डिमांड कम हो जाती है, प्राइस ज़्यादा होने पर डिमांड बढ़ जाती है। बिकॉज सेकेंड ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए जब महंगी होगी चीज़ें तो ये खरीदना होगा, अदरवाइज हम इसे परचेज करना कम कर देंगे। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड आपका नहीं लगेगा। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इर्रेशनल जजमेंट। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है जो हमारे रूटीन लाइफ से मैच करता है, जिस केस में जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक गुड्स का। नॉन ऑर्गेनिक गुड्स, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो चीज़ें हमें प्रोड्यूस होकर मिलती हैं वो टेस्टियर होती हैं, हेल्दियर होती हैं, इसके साथ ही उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट फिर भी हम उन्हें परचेज करते हैं। क्या रीज़न है कि ऑर्गेनिक गुड्स को प्राइस ज़्यादा होने पे भी ज़्यादा परचेज किया जाता है? बिकॉज ये एक इंडिकेटर माना जाता है कि जो गुड्स हैं उनकी क्वालिटी बेटर है, इसी रीज़न से उनके प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। सेम वे में नॉन ऑर्गेनिक गुड्स के प्राइसेस जब ज़्यादा होंगे तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। इट मीन्स इस केस में क्या हो रहा है, आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक प्राइस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा खरीदोगे और प्राइस कम है तो आप कम खरीदोगे, बिकॉज हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि क्वालिटी जो है वो प्राइस पर डिपेंड करती है। मीन्स प्राइस अगर ज़्यादा इट मीन्स क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस कम हो गया इट मीन्स क्वालिटी भी लो हो गई होगी। इसी रीज़न से हम उसे परचेज करना कम कर देंगे। तो ये क्या है, इर्रेशनल जजमेंट्स है कि हम ये मान के चलते हैं कि प्राइसेस अगर हाई हैं तो क्वालिटी बेटर है। ये जजमेंट किसका है, हम लोगों का, कस्टमर्स का। तो इसी जजमेंट के बेस पे भी कई बार हम प्राइसेस बढ़ने पे भी ज़्यादा खरीदते हैं और कम होने पे कम खरीदते हैं, और इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। तो ये तीनों हमारी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं इर्रेशनल जजमेंट में, जैसे कोचिंग क्लासेस का होता है। जो टीचर ज़्यादा फी चार्ज करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा देखी जाती है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ये फील किया जाता है कि जो कोचिंग एक्सपर्ट ज़्यादा फी ले रहा है इट मीन्स वो ज़्यादा बेटर टीच करेगा, उसकी नॉलेज दूसरों से ज़्यादा होगी। और अगर वो फीस कम लेता है तो उस केस में उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। सो ये भी क्या है, इर्रेशनल जजमेंट है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन है इट मीन्स कुछ बेटर मिलेगा, फ़ी कम है इसका मतलब सिचुएशन भी ऐसी ही होगी, और जो लेवल है टीच करने का वो भी लो होगा अगर फीस कम दी जा रही है। सो इन सिचुएशंस में हम अपने अकॉर्डिंग जजमेंट्स कर लेते हैं, इसी को हम इर्रेशनल जजमेंट बोलते हैं। सो ये 3 हमारी एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड आपका अप्लाई नहीं होगा। सो तीनों केसेस हमारे कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला केस we can say articles of social distinction. It means वो आर्टिकल्स जो आपको बाकी सोसाइटी से डिफरेंट शो करते हैं, अलग दिखाते हैं। सेकेंड थिंग इज इर्रेशनल जजमेंट, जब आप अपने बेसिस पे ही डिसाइड कर लेते हो क्या चीज़ बेटर है बिकॉज उसके प्राइसेस ज़्यादा है और क्या बेटर नहीं है प्राइसेस कम होने की वजह से। एंड थर्ड इज गिवन गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स। सो ये 3 केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स प्राइसेस जब ज़्यादा होंगे तो इस केस में डिमांड ज़्यादा होगी,
और जब आपके प्राइसेस केस में कम होंगे तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये फॉलो होता है, इसीलिए हम इनको एक्सेप्शंस में काउंट करते हैं। अब जब हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तो जनरली हमारा डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बट इस केस में जो हमारा डी होगा, अगर हम यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे हैं और ये हम प्राइस शो कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा कर्व भी कैसा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस आपका पी है तो आप क्वांटिटी परचेज करते हो क्यों। अब ये कह रहे हैं कि प्राइस आपका इंक्रीज हो गया P1, तो प्राइस इंक्रीज होने पे इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये आ जाए Q1। तो आपके ये 2 पॉइंट्स होंगे और आपका डी कैसे बनेगा, इस वे में। सो इट मीन्स डिमांड कर्व कैसा हो गया आपका, अपवर्ड स्लोपिंग इन केस ऑफ वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट फॉलोड और अप्लाइड। सो इस केस में आपका कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप हम शो कर रहे हैं दोनों के बीच में। जनरली इन्वर्स होता है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो एक्सेप्शंस में पॉजिटिव रिलेशन होगा, इसीलिए इस केस में जो आपका कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोप से कन्वर्ट होके अपवर्ड स्लोप में हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने 2 पॉइंट्स कर लिए हैं, डिमांड कर्व क्यों चेंज होती है, बिकॉज इस केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, उसे हम अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसकी पोजीशन या उसका स्लोप हम कह सकते हैं चेंज हो जाएगा उसके साथ ही। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है चेंज इन डिमांड। इट मीन्स डिमांड जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इन पॉइंट्स को हम सेपरेटली समझेंगे, कई नेम्स से हम इनको बुला सकते हैं। यहाँ पे हम इस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस पे आप किसी गुड की कितनी स्पेसिफिक अमाउंट को डिमांड करते हो, दैट इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is also known as movement in demand curve। हम इसे मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं, दोनों ही नेम से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। तो हम इसको दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। अब मेन डिफरेंस क्या होगा शिफ्ट और डिमांड में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिफ्ट है, अभी हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, जब हम ये कहते हैं देयर इज इंक्रीज इन डिमांड और वी कैन से देयर इज डिक्रीज इन डिमांड। सो आपके दोनों ही केसेस किस में आ जाएंगे, मूवमेंट इन डिमांड कर्व में आ जाएंगे। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या शो कर रहे हो, आप चेंजेस दिखा रहे हो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट इन डिमांड कर्व। इस केस में आपके पास 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जो ये चेंज हम शो कर रहे हैं इसको हम कैसे शो करते हैं, जब आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज कब होगी, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी हम लॉ ऑफ डिमांड पे आ चुके हैं दोबारा से। तो आपकी जो ये चेंजेस हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, this is known as extraction of demand। it means आपकी जो डिमांड है, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आपकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, मीन्स बढ़ रही है। सेकेंड केस आता है हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड कम कब होगी, जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो इस केस में हम क्या बोल देंगे इसको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज कन्वर्टेड इनटू कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अब इन दोनों चीज़ों को हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि इंक्रीज का जो चेंज है और डिक्रीज का है, जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम इसे बोल रहे हैं, ये सेम नेम्स हैं। आप ये मेंशन करोगे तो भी वही मीनिंग है, एक्सटेंशन मेंशन करते तो भी वही मीनिंग है। सेम ऐसे डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन का एक ही मीनिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम हो जाना, तो सेम डिक्रीज का मीनिंग है। एक्सटेंड मतलब बढ़ जाना, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड।
सो अब हम इनके पहले कर्व्स देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे शिफ्ट इन डिमांड पे। पहला कर्व है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का, एक्सटेंशन या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, इंक्रीज इन डिमांड। सो इस केस में सबसे पहले हम शेड्यूल बनाएंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का। शेड्यूल में आप क्या दिखाते हो, प्राइस और डिमांड। सो पी एक्स कोई भी कमोडिटी जो हम यूज्यूम कर रहे हैं, और क्वांटिटीज जो आप यूनिट्स में मेजर करते हो, ये आपकी रुपीज़ में आ जाएगी और ये आपका यूनिट्स में आ जाएगा। अब हम एक्सटेंशन दिखा रहे हैं, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड कब बढ़ती है, जब आपके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो जब आपका प्राइस 5 है किसी भी कमोडिटी का जो हम परचेज कर रहे हैं, तो प्राइस 5 है तो हम डिमांड करते हैं 1 यूनिट की। अब यही प्राइस हमारा कम होके हो गया 1, ये डिक्रीज हो गई। सो इस केस में जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है ना, व्हेन प्राइस फॉल्स देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो वही सिचुएशन हो गई, प्राइस कम हुआ और हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब हम इसको कैसे शो करेंगे, ग्राफ की हेल्प से। ये आपका ओ वाई एक्सेस है, ओ एक्स एक्सेस है, ये क्वांटिटी डिमांड है आपकी, और दिस इज योर प्राइस, ये आपका प्राइस है। अब प्राइजेस हमारे कहाँ तक हैं, अप टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। क्वांटिटी भी हम 5 तक शो कर रहे हैं, 1 2। आपको ध्यान रखना है ग्राफ में बनाए इनको, और ये डिफरेंसेस आपके सेम हो एक्सेस। जब आपका प्राइस 5 है तो आपकी क्वांटिटी कितनी है, 1। तो ये आपका प्राइस है ओ वाई एक्सेस पे, और क्वांटिटी आपकी 1। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, प्राइस 5 क्वांटिटी 1। नेक्स्ट जब प्राइस आपका 1 है तो क्वांटिटी हो गई 5। प्राइस 1 है, क्वांटिटी हो गई 5। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, दिस इज योर डीडी कर्व। ये तो जनरल एक ग्राफ हो गया जो आप अब तक बनाते आ रहे थे। अब आपको शो क्या करना है, इस पे आपको एक्सटेंशन दिखानी है। तो आपकी डिमांड किस तरफ बढ़ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जब प्राइस कम होगा तभी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आप एक एरो लगाओगे, क्योंकि डिमांड इस तरफ बढ़ रही है आपकी डाउनवर्ड स्लोप पे। ये जो एरो है ए टू बी, ये जो चेंज आप शो कर रहे हो, दिस इज योर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको थियोरेटिकली अपने बेसिस पे इसको समझाना है दैट ऑन ओ एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन ओ वाई एक्सिस वी आर टेकिंग आवर प्राइस, and after that according to the schedule we are plotting a graph. So in this case when price decrease our demand is increased, because of that this shows extension of demand. ये क्या शो करता है, extension को शो करता है. Now the second point is contraction of demand. एक पॉइंट आप ध्यान रखना है, यहाँ पे इंक्रीज हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, मूवमेंट वाला पॉइंट ऐड हो गया इसमें। शिफ्ट का सॉरी, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ही मेंशन करोगे। चेंज इन डिमांड में आप एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ही मेंशन करोगे। आपको इस केस में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं लेना है, वो आपका इंक्लूड हो जाएगा शिफ्ट में। अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड सभी को याद रखना, इंक्रीज डिक्रीज आप यहाँ शो नहीं करोगे। हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो ही पॉइंट्स को दिखा रहे हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
इंक्रीज एंड डिक्रीज हम यहाँ शो करेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। नेम्स को आप अलग अलग मेंशन कर लो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। हम पहले बनाते हैं शेड्यूल, पी एक्स देन क्यू एक्स। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड को कम होते हुए दिखाओगे। डिमांड कम कब होती है? जब प्राइस बढ़ जाता है। तो प्राइस जब 1 है तो आपकी डिमांड है 5, प्राइस बढ़ गए, डिमांड क्या हो जाएगी? कम। सो ये कौन सा केस होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो आप इसको कर्व में शो करो। ग्राफ आपका सेम होगा, सिर्फ आपको एरो के थ्रू समझाना है कि आप उससे क्या डिफरेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। जब प्राइस 1 है तो आपकी क्वांटिटी है 5, इट मीन्स 1 एट 5। जब आपका प्राइस हो गया 5 तो आपकी क्वांटिटी हो गई 1। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, दिस इज आवर डीडी। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, पहले हम किस पे थे? 5 पे। 5 से हम कितने डिमांड पे आए? 1। इसका मतलब ये रिवर्स हो गई है, बिकॉज आपका प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो जब प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में डिमांड आपकी ऐसे शो होगी। नाउ दिस इज योर ए बी, और इसे आप क्या शो करोगे? दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बिकॉज प्राइस राइजेस। ये आपका डिमांड का कम हो जाना है क्योंकि आपके प्राइसेस क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं। सो इस वे में हम दोनों पॉइंट्स को शो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कर्व्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम कर्व बन रहा है, बट आपको उसके वेज को डिफरेंट शो करना है सिर्फ। अब आ जाते हैं मूवमेंट, हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलेटेड विद चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। सो इस केस में हम इसे कैसे शो करेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। जैसे हमने मूवमेंट्स में हमने क्या दिखाया था? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। इस केस में हम दिखाएंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। सो पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं। अभी जो हमने डिफरेंसेस देखे थे चेंज इन मूवमेंट में। सो चेंज इन मूवमेंट कब क्रिएट होती है? जब किसी भी कमोडिटी का ऑन प्राइस चेंज होता है, और सेम केस में अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। इट मीन्स मूवमेंट्स कब होंगी? कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन कब होगा? सिर्फ तब वो शो होगा जब प्राइस खुद का चेंज हो रहा है कमोडिटी का। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल्स परचेज कर रहे हैं तो एप्पल का जो खुद का प्राइस है, पहले 10 रुपीज़ पर केजी था, इंक्रीज हो गया 20 रुपीज़ पर केजी। तो क्या चेंज हो रहा है? ओन प्राइस। इसका इफेक्ट आपके डिमांड पे कैसे आता है? वो है आपका चेंज इन डिमांड या मूवमेंट इन डिमांड। सो ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, जिस केस में आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हो। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, जो चेंज होता है, वो ऑन प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है। सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स आपकी इनकम, मीन्स जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, पॉपुलेशन का साइज, आपका एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर की, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं है, ये
कांस्टेंट है। सो जिस केस में ये चीज़ें कांस्टेंट है और प्राइस चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस को दिखा रहे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूवमेंट्स इन डिमांड, जहाँ पे या तो डिमांड एक्सटेंशन की तरफ जाएगी या फिर कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगी। अब आता है हमारा प्रेजेंट वाला टॉपिक, जिसमें हम एक चेंज देखेंगे। यहाँ सिर्फ ऑन प्राइस चेंज हो रहा था। अब इस केस में कमोडिटी का खुद का जो प्राइस है, ऑन प्राइस जो है कमोडिटी का, फॉर एग्जाम्पल हम कोई गुड एक्स ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट जो आपकी अदर थिंग्स हैं वो आपकी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपकी इनकम बढ़ जाए, तो इनकम बढ़ने से भी क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। आपकी इनकम कम हो जाए तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, बट फिर भी आपकी जो डिमांड कर्व है वो चेंज हो गई, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन इनकम। सेम ऐसे ही फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज आ गया कि आने वाले टाइम पीरियड में जो प्राइसेस हैं वो डाउन होंगे, तो प्रेजेंट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेंगे तो अभी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इट मीन्स यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनका चेंज हम शो करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में। इसी को हम शिफ्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे कंप्लीट डिमांड कर्व आपका फर्दर या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अभी कर्व के थ्रू समझते हैं इसको। पहले हम दिखाते हैं इंक्रीज इन डिमांड। वही दो चीज़ें आप मेंशन करोगे, पी एंड प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स। हम डिमांड को बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, इट मीन्स प्राइसेस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे हैं, पर डिमांड फिर भी आपकी चेंज हो रही है। क्लियर? प्राइस एज इट इज़ है, बट डिमांड आपकी क्या हो रही है, चेंज। इसको हम 20 और 30 कर लेते हैं, सेम नहीं रखना है प्राइस और क्वांटिटी को, पर आपकी डिमांड फिर भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ये क्यों चेंज हुई होगी, इसके चेंज का कुछ भी रीज़न हो सकता है। मे बी इस केस में प्राइसेस सेम होने के बाद भी एक कस्टमर की इनकम बढ़ गई हो। इनकम बढ़ने पे क्या होगा, जनरली अगर वो किसी चीज़ की जो भी यूनिट वो परचेज कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्राइस है और ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस केस में आपका ये डीडी है। अब हम कह रहे हैं इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डीडी भी बढ़ेगा, ज़्यादा परचेज करोगे चीज़ें, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, D1 एंड D1। क्लियर? तो इसे हम क्या बोल देंगे, शिफ्ट इन डिमांड, और वी कैन से इंक्रीज इन डिमांड। दोनों ही वेज में आप इसे कंसिडर कर सकते हो। सेम इसी केस में अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो यही डिमांड कर्व आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड। बट ये कौन सी वाली शिफ्ट है, दिस इज शिफ्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। तो ये वैरी करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन कि कौन सी शिफ्ट या किस पोर्शन को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, डिक्रीज और इंक्रीज और शिफ्ट्स वाले। अब एक कंपैरेटिव हम दो ग्राफ्स बनाते हैं। प्राइस 4 है, यहाँ 2 हो गया, ये क्वांटिटी डिमांडेड है आपकी, यहाँ 2 थी, यहाँ पर 6 हो गई, और ये हमारा डीडी हो गया। इस केस में हमने चेंज किसके अकॉर्डिंग शो किया, प्राइस के अकॉर्डिंग। तो जब आप प्राइस के अकॉर्डिंग चलते हो तो चेंजेस आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूवमेंट।
और मूवमेंट में दो चीज़ें आती हैं आपकी, कॉन्ट्रैक्शन आता है या फिर आपका एक्सटेंशन आता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इन डिमांड। सो ये जो हम शो कर रहे हैं, ये जो चेंज आ रहा है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। सेकेंड केस जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपका रिलेट करता है डिमांड से ही, इस केस में प्राइजेस फिक्स हैं आपके। फॉर एग्जांपल अगर 4 है प्राइस तो 4 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और ये आपका डीडी कर्व। अब प्राइस चेंज नहीं होगा फिर भी आपकी डिमांड शिफ्ट हो जाती है। इट मीन्स ये केस कौन सा होगा, इसे हम बोल देंगे चेंज इन डिमांड, और वी कैन से शिफ्ट इन डिमांड। क्लियर? शिफ्ट मीन्स जिस केस में प्राइस फिक्स है, बाकी सभी फैक्टर्स का इफेक्ट आ रहा है। इस केस में प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगा, बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। तो मेन ये डिफरेंस होगा। ये शिफ्ट है, ये आपकी मूवमेंट्स हैं। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह से हो सकते हैं। आप लेफ्टवर्ड राइटवर्ड भी लिख सकते हो और बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेंशन कर सकते हो। अब इसको हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या होंगे। पहले हम समझते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, इट रेफर्स टू all such situations, ये उन सभी situations से relate करती है when there is change in demand हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो चेंज इन डिमांड किसके अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे, प्राइस के अकॉर्डिंग। सो चेंज इन डिमांड इज रिलेटेड टू change in on price of the commodity। जब commodity का खुद का प्राइस चेंज होता है तो उस केस में जो चेंजेस डिमांड में आते हैं उसे हम मूवमेंट बोल देते हैं। इस केस में जो जितने भी अदर डिटरमिनेंट्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट अज्यूम किए जाएंगे। अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इट मीन्स जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर अज्यूम्ड, हमेशा अज्यूम करते हैं कि वो सभी क्या हैं, कांस्टेंट है। मीन्स उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्राइस, और उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं। अब डायग्रामेटिकली जब हम इसे शो करते हैं तो इट इज शोन एज डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट। इट इज shown as downward or upward moving slope। ये या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा जिस केस में आपके प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और अपवर्ड स्लोपिंग होगा जिस केस में आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके साथ आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है जनरली वो उन सिचुएशंस से इफेक्ट होता है जिनमें जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स हैं अदर देन ऑन प्राइस, उनमें कोई भी चेंज आ जाए। सो इट रेफर्स टू ऑल सच सिचुएशंस
It refers to all such situations when change in demand is related with change in other determinants or other factors we can say, except own price, खुद का प्राइस छोड़ के और कोई भी चीज़ में चेंज आ रहा है और उसी की वजह से आपकी डिमांड चेंज हो रही है, तो किसका पार्ट होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व. Now second point is own price of the commodity is assumed as constant here. Own price of the commodity is assumed as constant in this case. क्या शो करते हैं हम? कांस्टेंट शो करते हैं ओन प्राइस को और बाकी सभी डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस पॉसिबल हैं. डायग्रामेटिकली जब हम इसे प्रेजेंट करते हैं तो इट इज शोन एज बैकवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट. ये शिफ्ट्स में दिखाई देगा, या तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी जिस केस में नेगेटिव कोई चेंज आ रहा है डिटर्मिनेंट्स में, जैसे इनकम कम हो जाना, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड रहना, और राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी जिस केस में आपकी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो रही हैं या आपको बेटरमेंट करते हो, तो इस वे में ये चेंजेस आ जाएंगे. अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में मेन क्या डिफरेंस है? Now what is the meaning of extension of demand? Extension of demand, it means demand का बढ़ जाना. Extension contraction किस केस में आएगा आपके पास? Movement के केसेस में. So it refers to increase in quantity demanded. It refers to increase in quantity demanded due to decrease in own price of the commodity. commodity के खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिक्रीज आएगा उसे हम क्या बोल देते हैं? जो इंक्रीज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. नाउ इट इज स्टडीड ऑन द assumption that other determinants are constant. It is studied as the assumption that other determinants are constant. इट मीन्स बाकी कोई भी डिटर्मिनेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है, उसके बेस पे हम इसे शो करते हैं. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड लेट्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड लेट्स टू डाउनवर्ड movement along the demand curve from left to right. इट मीन्स ये क्या शो करता है? डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है डिमांड कर्व के साथ लेफ्ट से राइट. इट मीन्स ये डिमांड को बढ़ते हुए दिखाता है, इंक्रीजिंग पोर्शन में दिखाता है.
इन सभी पॉइंट्स को जब आप पढ़ोगे तो साथ में आप एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेना, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। जब आपकी प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और ये हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड।